दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर इन अ गुड कंडीशन एंड सब कोविड से बचे हुए हैं। विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 25 जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा हमारे यहाँ रिजर्वेशन दी जाती है ओबीसी कैटेगरी को, एससी कैटेगरी को और एसटी कैटेगरी को। ठीक है, बाकी रहते हैं जनरल, मतलब ये सेंटर की रिजर्वेशन है, स्टेट्स में डिफरेंट होती है। तो क्या है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दी जाती है, आपको पता होगा है ना। तो 27% रिजर्वेशन नॉर्मली दी जाती है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो ये कमीशन दोबारा बिठाई गई है उसको क्या बोल रहे हैं कि ये ओबीसी में 27 तो एज होल दी जाती है, तो आप इसमें क्या करो, हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर दो कि भाई जो भी मतलब आपको लगता है कि ये ज़्यादा मतलब बैकवर्ड क्लास है, कम बैकवर्ड क्लास है, या ऑन द बेसिस ऑफ क्रीमी लेयर, जो भी आप करना चाहते हो आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो। ठीक है, एंड वो जो ये 27% है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जिससे आप जो क्रीमी लेयर को ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो नलीफाई हो सके। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द कमीशन जो आर्टिकल 340 के तहत कंस्टिट्यूट की गई थी। आर्टिकल 340 किससे रिलेटेड है, मतलब एक आप कमीशन बिठा सकते हैं। आर्टिकल 340 इज रिलेटेड टू अ कमीशन की कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड ऐसे लोगों को अपॉइंट करता है जो जिनको वो लगता है कि ये फिट हैं कि भाई ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो कंडीशन है उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे और मुझे अच्छे खासे बताएंगे। मतलब बेसिकली कोई भी एक वो क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कि ये होना चाहिए जस्टिस, मतलब जज होना चाहिए कहीं का, इस तरीके का कोई वो है नहीं क्राइटेरिया। ठीक है, तो आर्टिकल 340 के तहत जो कमीशन बिठाई है उसकी टर्म एक्सटेंड करने की बात की गई है, बेसिक बात ये है। तो आर्टिकल 340 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। आर्टिकल 280 है अब। ठीक है, अब आप सोचने लग जाओगे क्या है, बट दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो हर साल 5 साल में गठित होता है फाइनेंस कमीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़े आर्टिकल्स याद रखो, आपको मदद मिलेगी। देन इज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो भाई है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कहीं आप ऐसा कर सकते हो, तो हाँ लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशंस का, गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी गारंटी करता है कि हर बंदा इक्वल होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि अनइक्वल्स को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। कि भाई जो मतलब बचपन से ही जिनको मतलब एक हार्डशिप दिखी है, ठीक है, अब मान लो अगर आप एक एसटी कैटेगरी मान लो, जो भाई पढ़ाई मतलब ट्राइबल रीजन में ही रहा है, वहाँ पे ना अच्छा स्कूल था, और एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी का बच्चा है जो मान लो दिल्ली के किसी स्कूल में, नॉर्मल किसी स्कूल में पढ़ा हो, तो इन दोनों में फर्क होगा ना। दे आर मतलब बचपन से ही वो अनइक्वल है। तो आप उनको एक मान लो कोई नीट एग्जाम है, ठीक है, नीट एग्जाम में बिठा दोगे इनको, तो ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी का बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस इज नॉन एज अनइक्वल्स के नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। सो दिस इज द हमारा मोटिव था रिजर्वेशन इनको देने का। मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ऐसे मेजरमेंट्स लो जिससे इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके। हमने इस अभी जो रिजर्वेशन है वो यही इनको गारंटी करता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है, स्टेट इस तरीके की कोई भी प्रोविजन बना सकती है फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन एनी फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। इस तरीके की रिजर्वेशन बना सकता है या फिर कोई भी स्पेशल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के करते हैं ना 2% रिजर्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हूँ इन ओपिनियन जो अगर स्टेट को लगता है कि भाई एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। सब कैटेगराइजेशन क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी है जो मैं कमीशन की बात करी थी 380 वाली, प्रपोज द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। उन्होंने 2015 में ही कह दिया था कि भाई सब कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो 27% तो दे रहे हो, पर इसका क्या फायदा है कि जो मतलब इसको रिजर्वेशन लेके जिनकी नौकरियां लग गई ना, वही इनका फायदा उठा रहे हैं बार बार, जो नीचे तबके के लोग हैं वहां तक ही पहुंच नहीं रहे। इसलिए सब कैटेगराइजेशन करो। अक्टूबर 2017 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी बोला था इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर, जो आर्टिकल 340 के तहत मिलता है, उन्होंने अपॉइंट किया था कमीशन टू एग्जामिन इश्यूज ऑफ सब कैटेगराइजेशन। उसने 2015 वाले ने तो बोला कि सब कैटेगराइजेशन करो, फिर उन्होंने एक और पैनल का गठित किया गया जिसमें बोला कि इशू बताओ इसमें ठीक है या नहीं, हम करने जा रहे हैं इसको। तो वो कौन सा पैनल था, जस्टिस जी रोहिणी पैनल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जस्टिस जी रोहिणी पैनल किस लिए था, टू एग्जामिन इश्यूज ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी एंड टू इंश्योर सोशल जस्टिस इन एफिशिएंट मैनर। सो दिस वाज द थिंग। नीड फॉर सब कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मोर बैकवर्ड है अमंग द ओबीसी, ओबीसी में भी ज्यादा बैकवर्ड होंगे ना कई, तो ताकि वो बेनिफिट वहां तक पहुंच जाए जो बेसिकली
सीप डाउन हो सके ऊपर से नीचे तक एफिशिएंटली, क्योंकि अभी तक फिलहाल नो सब कैटेगराइजेशन है, जो 27% है वही मिलता है इकलौता। एनालिसिस क्या है इसका? फेलियर द डिसीजन स्पीक्स टू द लॉन्ग ईयर्स ऑफ फेलियर ऑफ इन इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग लार्ज सेक्शंस ऑफ क्रीमी लेयर। मतलब लार्ज सेक्शन ऑफ क्रीमी लेयर है ना, वही इसका बार बार फायदा उठा रहे हैं कोटा सिस्टम का, और जो पुअरर सेक्शन है वो और पुअर होते जा रहे हैं अमंग देयर ओन कास्ट ग्रुप। सो दिस इज द थिंग, इसीलिए वो सब कैटेगराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। देन जीएस पेपर 2 का आर्टिकल है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट लॉन्च्ड। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है ड्यू टू आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसके तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड लेकर आएंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड आप नाम से समझ में आ रहा है, पहली बात किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डिस्ट्रेस्ड एसेट है कि भाई जो उनके पास एसेट्स थे, जो उनका पैसा है वो डिस्ट्रेस्ड, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना, 90 दिन तक अगर कोई भी आपको वो नहीं दे रहा है, मतलब लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्कीम फॉर डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि अभी एमएसएमई पे काफी दबाव आएगा ड्यू टू लॉकडाउन, वो काम नहीं कर पाए, तो उन डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर के लिए ये स्कीम है। ठीक है, एक फंड बनाया जाएगा एंड the scheme seeks to extend support to promoters of the operational MSME which are stressed and have become NPAs as on 30th April 2020। तो ये बोला गया कि ये जो एमएसएमईज है ये स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं क्योंकि ये अपने लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे और लोन एनपीएस हो चुके हैं, हैव बिकम एनपीए। मतलब जो 30 हमारा तो लॉकडाउन पहले से ही था, ठीक है, मार्च से था, पर 30 अप्रैल के बाद अगर कोई एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनके जो लोन लिया है वो नहीं रिपे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। एज पर द स्कीम गारंटी कवर वर्थ ₹20,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू द प्रमोटर्स। ठीक है, जो प्रमोटर्स को 20,000 करोड़, मतलब ये तो पूरी सरकार की स्कीम है 20,000 करोड़ की, पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा मैक्सिमम ऑफ 75 लाख। ठीक है, या तो 15% ऑफ देयर स्टेक, ठीक है, जो उन्होंने क्रेडिट दिया गया है 15% उसका प्रोवाइड किया जाएगा, या 75 लाख रुपीज, ठीक है, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा इन देयर स्ट्रेस्ड एमएसएमई एज इक्विटी। The scheme will be operationalized through credit guarantee trust fund trust for MSE। ठीक है, कौन ऑपरेशनाइज करेगा, कौन ओवरसी करेगा? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएससी। सो इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसकी? प्रमोटर्स, जो मैंने आपको बताया कि प्रमोटर को ये पैसा दिया जाएगा 75 लाख या फिर 15% ऑफ देयर स्टेक। ठीक है, तो प्रमोटर्स विल इन टर्न इन्फ्यूज द अमाउंट टू द एमएसएमई। प्रमोटर्स लोन लेगा, नहीं, प्रमोटर्स को बेसिकली पैसा दिया जाएगा, वो प्रमोटर फिर से वो पैसा एमएसएमई में लगा देगा एज इक्विटी एंड देयर बाय इनहांस द लिक्विडिटी एंड मेंटेनिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो। So 90% guarantee coverage for this sub debt will be given under this scheme and 10% would come from concerned promoters। ठीक है, तो 90% गारंटी कवरेज कौन देगा कि अंडर दिस स्कीम की भाई अगर लैप्स भी कर जाएगी तो भी आपकी गारंटी रहेगी, आपका पैसा सेव रहेगा, एंड 10% विल कम फ्रॉम कंसर्न प्रमोटर। ठीक है, जो प्रमोटर जिसको पैसा दिया गया है। देयर विल बी मॉरेटोरियम ऑफ 7 years ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो मॉरेटोरियम का क्या मतलब होता है कि अगर आपका, मतलब आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, तो ये 7 साल का पीरियड या फिर जितना भी पीरियड मॉरेटोरियम का डिक्लेयर किया जाता है कि भाई इतने पीरियड तक आपको लोन पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि मतलब वो लोन पीरियड बढ़ा दिया जाएगा कि भाई इतने पीरियड तक आपको ईएमआई, क्या होता है, हम किसी से लोन लेते हैं, फिर हम मान लो कि हमारी लोन लिया मैंने 10,000 का, ठीक है, वो 10,000 उन्होंने विद इंटरेस्ट लेने हैं, तो वो 4 महीने का मान लो लोन हो गया। ठीक है, 4 महीने का लोन मैं ईएमआई भरती रहूंगी 4 महीने तक, पर अगर मैं 4 महीने तक नहीं भर पा रही हूँ तो वो मॉरेटोरियम पीरियड अगर बोला कि 2 साल तक का है, इसका मतलब मैं 2 साल तक बिना जो लोन ईएमआई का पैसा भरे काम चला सकती हूँ, उसके बाद मैं भरना चालू कर सकती हूँ। सो दिस इज द थिंग। मॉरेटोरियम कितना है? 7 साल का, कि भाई 7 ऑफ 7 years ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, वेयर इज मैक्सिमम टेन्योर, मतलब 10 साल तक तो आपको वापस पे करना ही करना है, पर यह है कि आप 7 साल तक बिना ईएमआई पे करे भी अपना काम चला सकते हैं अगर आपका फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो 2 लाख एमएसएमई है उनको काफी फायदा होगा, एंड जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो रिक्वायर्ड बूस्ट है अमिट्स द कोविड-19 पैंडेमिक वो मिल सकेगा एंड लोगों की जॉब्स एंड लाइवलीहुड को इंश्योर करेगा। ठीक है, देन इज अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2% इंटरेस्ट सबवेंशन अप्रूव्ड ऑन प्रॉम्प्ट रिपेमेंट ऑफ शिशु लोन्स। ठीक है, तो 3 तरीके के लोन होते हैं अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: शिशु लोन, ठीक है, किशोर लोन एंड तरुण लोन।
ठीक है, तो हम आगे पढ़ लेंगे कितने से कितने तक होता है। तो शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है, लो टू हाई बता रही हूँ। तरुण में अप्रॉक्स 10 लाख तक होता है, किशोर में 5 लाख तक होता है, यहाँ 50,000 तक का शिशु लोन मिलता है। तो ये होता है कि 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, कि भाई 2% इंटरेस्ट आपका सरकार देगी, मतलब 2% इंटरेस्ट उनको कम देना पड़ेगा ऑन द रिपेमेंट ऑफ शिशु लोन, जो 50,000 तक के लोन लिए गए हैं। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द स्कीम, मतलब जो सरकार को पड़ेगा वो इतना है, मतलब 1500 करोड़ के आसपास है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, स्कीम इज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द मेजर्स रिलेटिंग टू एमएसएमई अनाउंस अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू द लोन्स विच मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, उनको ही ये स्कीम का लाभ होगा जो जिनके लोन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, जिनको लोन अभी बचे हुए हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं हुए, मतलब कि वो रेगुलरली तब तक अपना लोन रीपे कर रहे थे, लोन का पैसा रीपे कर रहे थे, पर ये है कि 31 मार्च के बाद वो पे नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनको 2% लोन इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, 2% उनका इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द थिंग, इंटरेस्ट सबवेंशन वुड बी पेएबल फॉर द मंथ्स इन विच अकाउंट्स आर नॉट इन एनपीए कैटेगरी। तो 2% इंटरेस्ट उसी टाइम का कम मिलेगा जब आपका लोन एनपीए कैटेगरी का ना हो। ये नहीं है कि भाई आपका लोन तो एनपीए डिक्लेयर हो चुका है, मान लो पिछले साल दिसंबर में ही, ठीक है, आपने जनवरी में पे नहीं किया, फरवरी में नहीं पे किया, फिर मार्च में आप बोल गए कि भाई सरकार ने 2% कम तो किया, आप दो तो फायदा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका एनपीए नहीं होना चाहिए ओरिजिनली आप पे कर रहे थे, पर यह है कि 31 मार्च के बाद नहीं पे कर पा रहे हो तो आपको 2% मिलेगा। ठीक है, then is about implementation strategy. This will be implemented by SIDBI, Small Industrial Development Bank of India, and ऑपरेशन 12 महीने 1 साल के लिए ऑपरेशन में रहेगा। तो 1 साल के लिए अप्रॉक्स 2% लोन इनको सबवेंशन दिया जाएगा। तो देखो मुद्रा लोन्स कौन से होते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन एंड तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 तक के स्टार्टअप्स को दिए जाते हैं, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख तक के, तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक के। ठीक है, स्कीम विल बी फॉर्मुलेटेड एज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो हमारे एमएसएमईज कंस्टिट्यूट करते हैं, 2 लाख से ज़्यादा एमएसएमईज हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए दिया जा रहा है। इट विल इंसेंटिवाइज पीपल हु विल मेक रेगुलर पेमेंट, इनको वो भी लगेगा कि भाई यार चल रेगुलर ही कर देते हैं, 2% का फायदा तो मिलेगा कम से कम। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो लोन रीपे उनको करना ही पड़ेगा। देन इज अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना scheme. So it was launched in 2015. The scheme objective is to refinance collateral free loans given by the lenders to small borrowers. तो 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। क्या होता है इसमें, कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाते हैं बाय द लेंडर्स टू स्मॉल बोरोवर्स। अब किसी ने भाल लो 50,000 रुपए ले लिए, तो ऑब्वियसली इज अ स्मॉल बोरोवर ना, इतना ज्यादा पैसा कहाँ उठाया, तो कोलेट्रल फ्री लोन दिए जाते हैं कि मतलब कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखवाते इन द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैन ड्रॉ रिफाइनेंस अंडर मुद्रा स्कीम। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग मेंबर लेंडर इंस्टीट्यूशन ऑफ मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा स्कीम का वो फायदा, मतलब वो अपने जो ग्राहक है उनको ये फायदा दे सकते हैं अगर वो आ जाए मुद्रा स्कीम के अंदर, मतलब जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बन जाएं इसमें। मुद्रा लोन्स आर अवेलेबल फॉर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंट है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, ठीक है, एंड एक्टिविटीज, मतलब बेसिकली ये नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को दिया जाता है एमएसएमईज को, पर ये है कि कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी कवर्ड है, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, बी कीपिंग भी इसमें कवर्ड होती है। ठीक है, तो 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है टू स्मॉल बोरोवर्स। तो मुद्रा यूनिक फीचर इज इंक्लूड अ मुद्रा कार्ड विच परमिट्स एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल थ्रू एटीएम्स एंड कार्ड मशीन्स। इस तरीके का कार्ड होता है जिसपे यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर अक्षर में मुद्रा लिखा होता है, तो ऐसे मुद्रा कार्ड दिया जाता है। एटीएम कार्ड ही होता है बेसिकली, उसमें मुद्रा लिखा होता है। सो वो एटीएम में जाके आप पैसा निकलवा सकते हैं। Then is about annual TB report 2020 released. So annual TB report is prepared and published by Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare. वो इसको लॉन्च करते हैं। तो हाईलाइट्स क्या है, 4 लाख नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स 2019 में से 19 में है इन इंडिया में, विच इज़ 14% इंक्रीज। तो पहले से ज़्यादा बढ़े हैं टीबी के मरीज, ऑब्वियसली बढ़ते ही हैं। टीबी अब ये ऐसी बीमारी है जो कम तो नहीं हो सकती ना। तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मिसिंग केसेस, तो पहले जो मिसिंग केसेस थे ना, रिपोर्ट नहीं होते थे, उनमें रिडक्शन आया। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग। पहले 10 लाख के अप्रॉक्स मिसिंग केसेस होते थे, अब सिर्फ ये 3 लाख के आसपास है। प्राइवेट सेक्टर में से नोटिफिकेशन बढ़ी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं बाय 35%। ठीक है, तो उनकी नोटिफिकेशन बढ़ी है। प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड डायग्नोस्ड विद टीबी बढ़ा है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं आपके आंसर राइटिंग में ना, कि 6% से 8% हुआ है। पहले चिल्ड्रंस में टीबी कम देखा जाता था। और टीबी के साथ क्या है भाई, एचआईवी फ्री में आ जाता है, बहुत जगह लोगों में हो जाता है एचआईवी। तो एचआईवी टेस्टिंग है जो टीबी पेशेंट्स में वो बढ़ी है। ठीक है,
पहले सिर्फ 67% थी और अब 81% है। देन एक्सपेंशन फॉर ट्रीटमेंट सर्विसेज हैज रिजल्ट इन 12% इंप्रूवमेंट इन द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ठीक है। तो 12% इंप्रूवमेंट हुई है सक्सेस रेट में, जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट में हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टीबी, क्योंकि देखो टीबी है, कोल है, ट्राइब्स है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एवरग्रीन है, यूपीएससी के फेवरेट है, तो ये आते ही आते हैं, इधर इन द प्री और इधर इन द मेंस। देन निक्षय ट्रीटमेंट, तो निक्षय सिस्टम क्या है? फॉर अचीविंग नियर कंप्लीट ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑफ टीबी पेशेंट्स। अब क्या होता है, टीबी पेशेंट्स का होता है कि भाई उनको रेगुलरली दवाई लेनी पड़ती है, 6 महीने 9 महीने का टाइम होता है, तो उसमें क्या होता है, रेगुलरली एक ही टाइम पे उनको दवाई लेनी पड़ती है। तो निक्षय सिस्टम क्या है, ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन बताता है टीबी पेशेंट्स का कि भाई उनकी कितनी ट्रीटमेंट हो गई, कितनी ट्रीटमेंट होनी बाकी है, कितना उनका प्रोग्राम बचा है। सो बेसिकली इट इज अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन रखता है एंड प्रोग्राम एक्टिविटी को मॉनिटर करता है एंड कैसी परफॉर्मेंस है उस बंदे की, एंड जो भी बाकी भी जो इससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं टीबी का, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है। तो कौन? सेंट्रल टीबी डिवीजन मेंटेन करता है, तभी तो वो डेटा निकाल पाए ना, ये पूरा बताया उन्होंने। सो ये डेवलप कौन करता है एंड मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल टीबी डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो एनआईसी के कोलैबोरेशन के साथ एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंट्री ऑफिस फॉर इंडिया, जो इंडिया का रीजनल ब्रांच है, उसके साथ ये मिलकर करते हैं। देन नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, सो दिस इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब कुछ पैसा सेंट्रल देता है, या तो 60:40 के रेशो में या 90:10 के रेशो में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कुछ पैसा सरकार देती है, राज्य सरकार, और कुछ स्टेट सरकार, ठीक है, तो वो देते हैं। बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन विद रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अब वो तो है नहीं ना कि सिर्फ टीबी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को होता है, हर जगह होता है, तो स्टेट को भी कुछ पैसा देना पड़ता है। गोल ऑफ द प्रोग्राम इज टू अचीव टीबी फ्री इंडिया विद जीरो डेथ, डिसीज एंड पॉवर्टी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। सो दिस इज द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। देन पाकिस्तान टू रिमेन ऑन द FATF ग्रे लिस्ट, तो हम इसके बारे में बहुत बार कवर कर चुके हैं। अभी बोला जा रहा था पहले ब्लैक लिस्ट में डालेंगे पर नहीं डाला गया, ठीक है। तो अभी बोला गया कि वो लाइकली है पाकिस्तान की, भाई उसको ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे, ठीक है। तो इशू क्या है कि जो FATF की मीटिंग हुई, ठीक है, ये तो फेब में हुई थी, पुरानी थी, तब बोल रहे थे कि ब्लैक में डालेंगे पर नहीं डाला। हालांकि उन्होंने जो 27 क्या था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 पॉइंट का एक्शन प्लान भी दिया था पाकिस्तान को कि भाई तुमने ये करना पड़ेगा, कि टेररिज्म हटानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। बट ये है कि कुछ तो वो कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर भी उनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया, तो अभी तक वो ग्रे लिस्ट में है और वहीं रहेंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा ग्रे लिस्ट में होने के नुकसान, तो मैं आपको पहले ना FATF के बारे में बता देती हूँ। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, जो 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी G7 कंट्री के इनिशिएटिव पे। G7 क्या है? मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज, ठीक है, USA, कनाडा एंड सम ऑफ द P5 मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके के G7 मेंबर्स हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज है बेसिकली, उनके इनिशिएटिव पे बना था। सेक्रेटरीट कहाँ है? OECD हेडक्वार्टर्स है ना जो पेरिस में, वहीं इसका भी सेक्रेटरीट है। मेंबर कंट्रीज कितनी है? 39 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एंड EC, ठीक है, यूरोपियन कमीशन। एंड FATF प्लेनरी है, जो वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF की, तो वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है FATF प्लेनरी FATF की। तो ये साल में 3 बार मिलती है FATF प्लेनरी उसके डिसीजंस लेने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FATF बहुत बार न्यूज़ में आया, हाई चांसेस कि ये आ सकता है। तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या है? पहली बात ब्लैक लिस्ट बता देती हूँ। क्या होता है, FATF का काम क्या है कि ये टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों को। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या होता है? मनी को ब्लैक से वाइट करना और फिर उसको रोटेट करना इन द मतलब इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो करता है। जो ब्लैक लिस्ट में ऐसी कंट्रीज होती है जो बिल्कुल ही कॉपरेट नहीं करी, टेरर फंडिंग करी है अंधाधुंध, ठीक है। इसमें जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया और ईरान है। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान हमारे ब्लैक लिस्ट में फिलहाल के टाइम पे। ग्रे लिस्ट में क्या होते हैं कि ऐसी कंट्रीज जो सेफ हैवन प्रोवाइड करती हैं, मतलब वहाँ पे मतलब अंडर द टेबल सब हो रहा है, वहाँ पे टेरर फंडिंग भी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। एंड ये ग्रे लिस्ट बेसिकली वार्निंग है कि सुधर जाओ वरना ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाओगे। सो ग्रे लिस्ट में फिलहाल पाकिस्तान है। सो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर ग्रे लिस्ट में है? उसको क्या है कि जो IMF है, बड़े बड़े बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, उससे लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम्स एनहांस हो जाएंगी, क्योंकि पहले ही कोविड-19 के चलते उनके पास कैश क्रंच है हर किसी के पास, ठीक है। एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि भाई अगर नहीं सुधरे तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ग्रे लिस्ट की ये इंप्लीकेशंस होती हैं। सो आई होप FATF क्लियर है। 1989 में बना, G7 का इनिशिएटिव है, OECD का सेक्रेटरीट में पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है, 39 मेंबर कंट्रीज हैं एंड GCC एंड EC भी इसमें इंक्लूडेड है।
देन इज अबाउट ट्रम्प सस्पेंड H1B वीजा टिल द ईयर एंड। ठीक है, तो भाई पहले तो एक्सटेंड किया था, 60 डे बैन किया था, फिर अभी और बोलते हैं कि 2020 के एंड तक ही नहीं देंगे हम तो वर्कर वीजास नहीं देंगे। तो वीजास के टाइप देख लेते हैं पहले। तो ये 4 तरीके के वीजा है। H1B वीजा, पर्सन इज ऑफ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, मान लो कोई हाईली स्किल्ड IT फर्म का बंदा है, ठीक है, हु इज एन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, रिक्वायर्स अ हाई एजुकेशन डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट, कोई भी IIT से करके जा रहा है, वो MIT में जाना हो, ठीक है, तो या वहाँ पे काम करना है, तो H1B वीजा इस तरीके के लोगों को दिया जाता है। L1 वीजा क्या होता है, यहाँ से या फिर किसी और कंट्री से ट्रांसफर होके आए हैं, अलाउ कंपनी टू ट्रांसफर हाई स्किल्ड वर्कर्स टू US फॉर अ पीरियड अप टू 7 years, उनको L1 वीजास के थ्रू एंट्री मिलती है। देन H2B वीजास क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द US, कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, इस तरीके की चीजें। J1 वीजास की भाई जो स्टूडेंट्स है, जो फिर वो डिग्री करने आते हैं, उनका J1 वीजा होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया, बैन इज इफेक्टिवली इमीडिएटली सो प्रोसेसिंग ऑफ ऑल न्यू, हर तरीके का वीजा सस्पेंड कर दिया है। अब ये देखो, ठीक है, तो जो फिलहाल जो है वहां पे जो ये होल्डर्स है उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, जो अभी नए वीजास हैं उनको दिक्कत आएगी। ऑर्डर, तो ये इशू क्यों किया गया ऑर्डर की, जो अमेरिकन जॉब को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप देख ही सकते हो कोविड-19 का बहुत हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पे लोगों के पास नौकरियां जा रही हैं। ठीक है, 14% शायद कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वहाँ पे 14% के आसपास। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे जो ये वीज़ा सस्पेंड कर देंगे, इससे क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं उनको ज़्यादा नौकरियों के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इंडियन आईटी कंपनीज को क्या दिक्कत हो रही है इससे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वहाँ पे, अब ये लगा लो कि स्टैटिस्टिक्स है 1.84 यहाँ पे लोगों ने अप्लाई किया, 1.84 लाख लोगों ने करीबन अप्लाई किया US के वीजास के लिए, जिसमें से 70% तो इंडियन ही थे। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा फायदा इंडियंस को होता है। एंड जो अप्लाई करता है US में, क्या लॉटरी सिस्टम होता है, ठीक है, कि भाई लॉटरी से वो निकाल देते हैं कि हाँ भाई चलो इस बंदे का मतलब इसको अलाउ कर देते हैं वीजास के लिए। तो 70% इंडियंस ही, तो देख लो इंडियंस को बहुत फायदा होता है। सिंस 1990 जब से LPG रिफॉर्म्स आए हैं, जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है, तो हम बहुत ज्यादा इनका फायदा ले रहे हैं वीजास का। सो वी वर द हाईएस्ट बेनिफिशियरी एंड दिस will definitely impact Indian IT companies। एंड इससे क्या H1B वीजा वर्क नॉर्म बदलेगा, एंड विच विल नो लॉन्गर डिसाइडेड बाय कंट्री प्रेवलेंट लॉटरी सिस्टम, तो लॉटरी सिस्टम से नहीं होगा। अब जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स होंगे, ठीक है, जो हाईएस्ट वेजेस, जो अपनी मतलब कंपनीज है यहाँ पे इंडिया की मान लो या कहीं और की, वहाँ पे उनको हाईएस्ट वेजेस दी जा रही थी, उनको ही वो अलाउ करेंगे यहाँ पे आने को। ठीक है, तो जो छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट खोल या इस तरीके की चीजें होंगी उनको अलाउ नहीं करेंगे। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई परमानेंट डैमेज हो जाएगा USA रेपुटेशन ऑफ अट्रैक्टिंग बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। ठीक है, पहले ही होता था USA में जाते थे भाई, विदेश जाके पढ़ाई करेंगे, तो ये परमानेंट डैमेज है टू द USA's रेपुटेशन ऑफ अट्रैक्टिंग बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट। एम्प्लॉयर्स को हार्म मिलेगा, फैमिलीज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज, एंड डिले अमेरिकाज इकोनॉमिक रिकवरी। क्या होता था कि बाहर से लोग आते थे ना, उनको ये कम वेजेस पे रखते थे, अब क्या होगा, अपने खुद के लोगों को रखेंगे तो उनको वेजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। सो बात वहीं पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, पर ये है कि उनकी रेपुटेशन डेफिनेटली खराब होगी, बट ये है कि उनको महंगा पड़ेगा, वो जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ पे उनको रखने का। विदाउट स्किल हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट द इंडस्ट्री विल स्लो डाउन एंड इकोनॉमी विल वर्सन, अफेक्टिंग द टाइमलाइन फॉर ट्रीटमेंट। सो दिस इज द थिंग। देन इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, GS3 का टॉपिक है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है आत्मनिर्भर अभियान स्टिमुलस पैकेज का, 15,000 करोड़ का है ये फंड। ठीक है, ये फंड किसको दिया जाएगा, अब एनिमल हस्बेंड्री है तो डेयरी, मीट प्रोसेसिंग एंड एनिमल फीड प्लांट्स, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिन्होंने ये बना रखे हैं उनको दिया जाएगा। कौन एलिजिबल है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कई फार्मर मिलके बना लेते हैं, MSMEs एंड सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज कौन होती है, जो कंपनीज एक्ट 2013 से में रजिस्टर्ड होती है एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो सेक्शन 8 कंपनीज भी बेनिफिशियल होंगी, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी इसमें होंगी। बैलेंस क्या होगा, 10% मार्जिन, 10% इनको देना पड़ेगा एंड 90% ऑफ द लोन कॉम्पोनेंट उनको बैंक्स द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो 90% मान लो उनको ये लगा लो 1 लाख रुपए लेने थे लोन के, ठीक है, उसमें से क्या इनको खुद से सिर्फ 10,000 लगाने, बाकी के 90,000 कौन देगा, सरकार देगी। एंड उसमें भी उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। ठीक है, 3% कम इंटरेस्ट उनको, जो जब वो EMI पे करेंगे 3% कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 years मॉनिटोरियम पीरियड होगा, मैं बता चुकी मॉनिटोरियम पीरियड क्या होता है। एंड 6 years फाइनल रीपेमेंट पीरियड होगा, भाई 6 साल तक तो कर ही दो, चलो 2 साल बेशक मत भरो EMI के पैसे मॉनिटोरियम पीरियड करके, पर 6 साल तक भर दो आप। देन क्रेडिट गारंटी फंड, एक क्रेडिट गारंटी फंड भी होगा, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो किसी को दे दो, 750 करोड़ का। एंड ये फंड कौन मैनेज करेगा, नाबार्ड। ठीक है,
नाबार्ड करेगा, एंड विच विल प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू द प्रोडक्ट्स जो इसमें कवर्ड है। क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द बोरोवर, जिसने उसने वो पैसे लिए हैं उसमें से 25% की आपकी क्रेडिट गारंटी होगी। सो दिस इंश्योर्स द अवेलेबल ऑफ द कैपिटल, ठीक है भाई, कैपिटल मिलेगा, ठीक है उनकी, अब वो कुछ पैसे ले ले तो कुछ काम करेंगे तो ओवरऑल रिटर्न्स मिलेंगे एंड वो वापस से बैंक को पे करेंगे। एंड इन सच इन्वेस्टमेंट इन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इसे एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे इससे मोर ओवर। देन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, सो क्रिएटेड, ये किस लिए बनाया गया है कि भाई जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इंक्लूड किया जाएगा। तो इसरो मेन बॉडी है जो इसमें डिटरमाइन करेगी, ठीक है, किस तरीके से काम होगा। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा कि भाई तुम सैटेलाइट भी बनाओ, लॉन्च भी करो एंड स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज भी कंडक्ट कराओ। यूएस वगैरह में तो होता ही है, हमारे यहाँ अलाउड नहीं था पहले, पर अभी इसको भी अलाउ कर दिया गया है। पहले क्या, प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पार्ट्स बना दिए सैटेलाइट्स के, ठीक है, पर फुल फॉर्म नहीं, मतलब फुल फॉर्म में उसको नहीं बना पाते थे, तो अब वो भी बना सकते हैं, उसको लॉन्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड आउटर स्पेस ट्रैवल को भी मतलब बाद में ओपन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनाने की पहल है। तो जीएसएलवी हो गया, पीएसएलवी हो गया, बनाना है तो बना लो, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो ये है कि हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं स्पेस सेंटर में, फिर भी हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें नहीं लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो न्यू एनर्जी एंड डायनामिज्म है उसको, ये स्पेस सेक्टर है उसको न्यू एनर्जी एंड डायनामिज्म रिसीव होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मतलब कैपिटल ज़्यादा है ना प्राइवेट सेक्टर के पास, इसीलिए। एंड दिस विल नॉट ओनली रिजल्ट इन एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर but will enable Indian industry to be important player in the global space economy. With this, there is an opportunity for large scale employment, ठीक है, large scale employment होगी, ठीक है। एंड इसरो का काम क्या है, वो भाई वो रिसर्च भी करता है, वो स्पेस लॉन्च भी करता है। तो इसरो का बोलेगा चलो तुम रिसर्च कर लो एंड बाकी सारा काम ये प्राइवेट, मतलब आप आउटसोर्स कर सकते हो बेसिकली प्राइवेट पार्टनर्स के साथ। सो ये इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में आप मुझे बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से लिंक्ड आपको समझ आ जाएगा। देन फैक्ट फॉर प्रिलिम्स, स्किल बिल्ड रीगनाइट के बारे में। तो एमएसएमई आईबीएम पार्टनरशिप, आईबीएम क्या है, न्यूयॉर्क में एक कंपनी है जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इस सब में मास्टरी करते हैं। मतलब आउटसोर्स करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह में है। तो अनएविल्स फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्री डिजिटल लर्निंग दे रहे हैं टू जॉब सीकर जो जॉब चाहते हैं एंड प्रोवाइड न्यू रिसोर्स टू द बिजनेस ओनर्स इन इंडिया। तो क्या है कि डिजिटली यहाँ पे क्या होगा, फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क चलाएंगे, ठीक है, रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड डाटा एनालिटिक्स एंड सिक्योरिटी टू रीस्किल एंड अपस्किल देमसेल्व्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जॉब सीकर्स या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये सब देंगे, ताकि ये क्या होगा, फिर वो उनकी भी स्किल्स ज़्यादा बेहतर इंप्रूव होगी। पर्सनलाइज्ड कोचिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग एडवाइस टू हेल्प एस्टैब्लिश और रीस्टार्ट देयर स्मॉल बिजनेस एज दे बिगिन टू फोकस ऑन रिकवरी, ठीक है, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए, तो इससे क्या होगा, स्किल बेहतर होगी उनकी। तो एमएसएमई आईबीएम पार्टनरशिप है फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट के बारे में। देन अशदी बिज, ठीक है, कच्छी न्यू ईयर है ये। तो ये कच्छी न्यू ईयर क्यों बोला जाता है, जो कच्छ के रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, वहाँ पे पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट कच्छी न्यू ईयर ऑन दिस डे। तो दिस डे इज एसोसिएटेड विद, क्योंकि यहाँ पे रेन आती है उस टाइम पे, ठीक है, अभी मानसून भी आ ही रहा है तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा, तो बारिश आती है, तो इसलिए इसको नया साल बोला जाता है, ठीक है, नया साल ही, सॉरी, कच्छी न्यू ईयर ऑन दिस डे, हाँ नया साल ही बोला जाता है। एंड डे इज एसोसिएटेड विद बिगनिंग ऑफ रेन्स एज वेल, ठीक है। तो सेकंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ द अशदा मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर इतना नहीं पूछा जाता वैसे, बट ये है कि ध्यान रखना थोड़ा, अशदी बिज किसको बोला जाता है। देन कुशीनगर एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर कहाँ है, यूपी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट आपने पढ़ाई होगा एंशिएंट में, वेयर गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण उन्होंने अटेन किया था, ठीक है। तो कुशीनगर के आसपास और भी ज्यादा बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। कुशीनगर इधर है यूपी में, सारनाथ इधर है, बोधगया इधर है और लुम्बिनी इधर है। तो ये सारी चीजें हैं अबाउट कुशीनगर को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है।
देन शिवी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कि एडिशनल मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी बाय ओएनजीसी विदेश लिमिटेड टुवर्ड्स फर्दर डेवलपमेंट ऑफ शिवी ऑयल गैस प्रोजेक्ट इन म्यांमार। ठीक है, तो हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि भाई हम जो नॉर्थ ईस्ट या फिर हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स हैं उन पे ध्यान दें, तो उसकी पॉलिसी के तहत हमने शिवी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट म्यांमार में स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनीज को हमारे यहाँ की ओवरसी करी है, ओएनजीसी विदेश। ठीक है, तो वो एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट को देख रही है सिंस 2002। तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन पीएसयूज इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नेबरीज कंट्रीज, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन कर रहा है, एंड ऑल्सो जो डेवलप एनर्जी ब्रिजेस विद इट्स नेबर्स, तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है उसको फुलफिल करेगा। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे ये ऑयल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन की लोकेशन दिखा रखी है, शिवी ऑयल गैस की। सो आई होप यू लाइक द डिस्कशन, एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा प्लीज उसका आंसर करिएगा। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।